और अतवार को हम शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आप लोगों के लिए लेके आते हैं। अभी हम फेसबुक पे लाइव भी आ चुके हैं। प्रोग्राम को देखने के साथ साथ प्रोग्राम को सुनने के साथ साथ तमाम देखने वालों को भी हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। इस वक्त आप लोग को स्कर्दो स्टूडियो से प्रोग्राम बोलो गिलगित बल्तिस्तान सुन रहे हैं और सुनो FM रेडियो स्कर्दो पर आप लोग हमारे प्रोग्राम को बरह रास्त देख रहे हैं। तमाम प्रोग्राम को सुनने के साथ साथ देखने वालों को हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। अपनी जो ज़िंदगी के जो लम्हात हैं वो खूबसूरत लम्हात हैं वो मज़ेदार अंदाज में गुजार रहे होंगे। तो बोलो गिलगित बल्तिस्तान आप सबको पता है हर जुमा हफ्ता और अतवार को हम शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो मुझे कहते हैं मोहम्मद अली आलम। बोलो गिलगित बल्तिस्तान में हम कोशिश करते हैं बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अवामी इशूज़ पर बात करने की। इसके साथ साथ जो हुकूमत की जानिब से जो अवामी इशूज़ को अवामी मसाइल को हल करने के लिए जो इक़दाम उठाते हैं उस हवाले से भी हम आप लोगों को आगाह रखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम मुख्तलिफ मेहमानों को यहाँ पर मदऊ करते हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। तो आज के दिन आज हम प्रोग्राम में स्पेशल हम बात करेंगे क्योंकि आपको पता है कि जान है तो जहां है। तो सेहत के हवाले से हम आज बात करेंगे क्योंकि आपको पता है कि सुनो FM 89.4 और हमारे स्कर्दो स्टूडियो की हमारी कोशिश होती है कि सेहत के हवाले से हम बात करने के लिए वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनको हम यहाँ पर मदऊ करते हैं। उनको यहाँ पर मदऊ करके उनसे हम सेहत के हवाले से बातचीत करते हैं। तो आज भी हमने एक स्पेशल गेस्ट को यहाँ पर मदऊ किया हुआ है। डॉक्टर ज़हूर मोहम्मद साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट है RHQ हॉस्पिटल स्कर्दो में। आप सब जानते हैं डॉक्टर ज़हूर मोहम्मद साहब को, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं आज क्योंकि आपको पता है कि बल्तिस्तान में मौसम तब्दील हो रहा है। तो मौसम की तब्दीली के साथ मुख्तलिफ बीमारी भी इंसान को लग जाती है। इसके साथ साथ इस हवाले से हमें क्या करना चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर हमें अपनाना चाहिए, इस हवाले से हम आज बात करेंगे। तो ज़्यादा मैं आप लोगों के दरमियान हाइल नहीं रहूँगा क्योंकि हमने बहुत सारी बातें हैं वो डॉक्टर साहब से करने हैं। डॉक्टर साहब सेहत के हवाले से हमें मुफीद जो मशवरे हैं वो देंगे और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम आलम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है सर? शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया सर। आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, इसके बावजूद तो हमारे लिए हमारे तो सुनने और देखने वालों के लिए आपने टाइम निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आपको बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने मदद किया और सामीन के दरमियान मुझे जो है ना हेल्थ के हवाले से और एहतियाती तदाबीर और इस तरह के मौसमी बीमारी के हवाले से बात करने का मौका दिया, तो बहुत शुक्रिया सर। क्योंकि आजकल आपको पता है सर कि यहाँ बल्तिस्तान में मौसम तब्दील हो रहा है सर। मौसम की तब्दीली की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ वो लोगों को लग रही हैं। इस हवाले से हम आज बात करेंगे। तो सर्दी अभी शुरू हो गई सर के दिन के अवकात में, तो फिर सूरज होती है, तो सूरज की तपिश की वजह से हमें नहीं पता चलता है कि एहसास नहीं होता है कि सर्दी शुरू हो गई, लेकिन शाम और सुबह के अवकात में हमें महसूस होता है कि सर्दी शुरू हो गई है। तो क्या करना चाहिए, किस किस्म की एहतियाती तदाबीर है सर हमें अपनाना चाहिए? जी बिल्कुल आलम भाई, ज़ाहिर बात है हमारा ये जो इलाका है हिली एरिया है, पहाड़ी इलाका है और काफ़ी जो है ना सतह समंदर से तकरीबन 7,500-8,000 फीट बुलंदी पे हैं। तो यहाँ पे चूँकि सर्दी थोड़ी सी जल्दी आ जाती है एज़ कम्पेयर टू डाउन सिटी। तो जो ही आपकी जो मौसमी हालात बदल के सर्दियों की तरफ जाती हैं तो उससे क्या होता है, उससे बहुत सारे जो डिजीज़ जो है ना डेवलप हो जाते हैं। उसके अपने कुछ डिजीज़ हैं, स्पेशली इसमें ज़्यादातर जो है ना रिस्पिरेटरी जो डिजीज़ हैं जो सांस के हवाले से, जैसे फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, इस तरह की चीज़ें, चूँकि मौसम थोड़ा सा डाउन होने की वजह से उसमें गिरद गुबार और आलूदगी और मौसम की ठंडी की वजह से खुश्की ज़्यादा हो जाती हैं। तो उसमें जो वायरसेस हैं उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती हैं और उसकी वजह से ज़्यादातर ज़ाहिर बात है हम जो गर्मियों के मतलब थोड़ा सा मौसम अभी ख़त्म हुआ है तो उनके आदी हैं, अभी तक उस तरह से गर्म कपड़े पहनते नहीं हैं। तो डायरेक्ट एक्सपोजर होती हैं सर्दी से और हवा से और इन चीज़ों से, धूल मिट्टी से, तो इससे इस तरह के बीमारियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसमें ज़ाहिर बात है हम एहतियाती तदाबीर के हवाले से मैं बात कर देंगे। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, इसमें ज़्यादातर जो है ना उनको ज़्यादा एक्सपोज होता है जो स्पेशली छोटे बच्चे हैं जो 6 महीने से कम है या साल से कम है, जो उसके अलावा जो उम्र रसीदा जो अफराद है ज़्यादातर 60 से 65 ईयर से अबव के जितने भी पेशेंट्स हैं, और उसके अलावा जो है ना डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं जिनको गुर्दे का मसला है, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हैं जिनकी सेहत जो है ना बहुत ज़्यादा वीक रहती हैं बहुत सारे डिजीज़ के हवाले से, तो उन सबको डिफरेंट
लेकिन बीमारी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हम इसके एहतियाती तदाबीर के हवाले से इसमें अगर हम बात कर दें तो जो ही मौसम थोड़ा सा तब्दील होना शुरू हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा गर्म कपड़े आपने पहनना है। ये तो ज़ाहिर बात हर कोई कर सकते हैं। और सेकेंडली इसमें आप जो कर सकते हैं कि जो पानी आप पीते हैं वो आपने बिल्कुल ठंड नहीं पीना, ठीक है ना। सही। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ठंड पानी पीते हैं या आइसक्रीम और जितने भी फ्रिज के आइटम्स अगर आप लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है, आपकी हल्क के अंदर या जो ओरोफेरेंजियल जो मुकोसा है वहाँ पे इन्फेक्ट होने के बाद फिर इन्फेक्शन और एक कैस्केड शुरू हो जाती हैं। तो इसमें आपने जो ज़्यादातर जो पानी पीते हैं नीम गर्म पानी पीना चाहिए, गर्म कपड़े आपने पहनना चाहिए, और इसके अलावा गर्म कहवा, शहद और इस तरह की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ठंड ना हो, गर्म वाली चीज़ें आपने ज़्यादा ले लें। ठीक जी। सर, आप धूप में अक्सर ये कहते हैं कि ये मौसम है, इस मौसम में हम धूप में बैठने से कि नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, क्या ये दुरुस्त है सर, ये बात है सर? अच्छा, इसमें धूप में डायरेक्ट बैठने से नज़ला ज़ुकाम का इससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन धूप में गर्म और उसके बाद आप ठंडे में जब शिफ्ट हो जाते हैं तो उससे टेम्परेचर का जो चेंजेस है उसकी वजह से इन्फेक्शंस वगैरह हो जाती हैं। अदरवाइज़ धूप में बैठना अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट ऐसी है कि जहाँ पे हम सन एक्सपोज बिल्कुल नहीं होते हैं। तो इसमें और इजाफी चीज़ आपको बता दूँ कि विटामिन डी और कैल्शियम के लेवल हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा कम पाई जाती हैं। तो अगर हम इसको भी अवॉइड कर दें कि धूप में ना बैठें तो फिर ज़ाहिर बात ये एक सोर्स है जिससे आप जो है ना ये चीज़ें बॉडी के अंदर इन हो सकती हैं। तो धूप में बैठना ऐसा सच कोई मसला नहीं है, लेकिन हाँ अलबत्ता चूँकि हिली एरिया से थोड़ा सा डायरेक्ट अगर आपकी सन एक्सपोज अगर फेस के साथ हो जाए तो थोड़ा सा उसकी वजह से कलर का थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। तो उसमें आप थोड़ा सा कुछ चीज़ें कर सकते हैं, मसलन कोई ऐसा सन ब्लॉक वगैरह यूज़ करके आप बैठ सकते हैं। जी। सर, विटामिन के इस मौसम में सर क्या जो क्योंकि हमारी खुराक या इन चीज़ों की वजह से हमें यहाँ पर जो मतलब विटामिन की कमी का अक्सर शिकार होते हैं लोग सर, तो इस मौसम में क्या स्पेशल क्या विटामिन की कमी हो जाती है? अगर होती हैं तो क्या करना चाहिए सर को? किस किस्म की मतलब हमारी जो खुराक है वो लेना चाहिए? तो डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, आप लोग मेडिसिन वगैरह सजेस्ट करते हैं, इसके अलावा सर क्या आप करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि इस हवाले से, चूँकि विटामिन और मिनरल्स का बॉडी के डिफेंस सिस्टम में बहुत ज़्यादा रोल है। जो इन्फेक्शन जो काज करते हैं बैक्टीरिया से, वायरस से, जितने भी करते हैं, तो उसमें जो विटामिन और मिनरल्स का जो पूरे एक सिस्टम में मुदाफ़ती निज़ाम में जिसे हम कहते हैं बहुत अच्छा रोल है। तो इसमें आपके सवाल के जवाब इस तरह से बता दूं कि ज़्यादातर जो है ना विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन डी वाले चीज़ें जो है ना हमें मोस्टली लेना चाहिए। अगर आप उसको आम ज़बान में अगर कह दूँ तो जो थोड़ा सा सिट्रस टाइप जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे मतलब सर्दियों में आती हैं जो कीनू शूनू इस तरह की चीज़ें, केला और फ्रूट्स, जो भी आपके वक्त के साथ जो फ्रूट्स आपको आते हैं वो आप जो है ना ज़्यादा इंटेक कर लें, और दूध और आप पीते रहें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है ना आपको बढ़ा देगा। और उसके अलावा जो हमारी यहाँ पे जो मिलती है ना ड्राई फ्रूट्स, जो हमारे जो जैसे खुबानी जो हम स्टोर करके रखते हैं, उसके अलावा शहतूत की जो हम जो स्टोर करके रखते हैं, या जो है कोई ऐसी चीज़ें जो आपने गर्मियों में स्टोर करके रखी हुई हैं, तो ये चीज़ें जो है ना भी एक मुदाफ़िकती निज़ाम को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती हैं। तो ज़ाहिर बात है जहाँ पे जो बंदा वीक हो, जो बंदा ऑलरेडी किसी बीमारी में मुब्तला हो, तो उसकी इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होती हैं, तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो आप जो बंदा ऑलरेडी वीक है, जो कमज़ोर है या जो बीमार है, उनको इस तरह के विटामिन वाली फ्रूट्स वाला जो फ्रेश फ्रूट्स हैं या ड्राई फ्रूट्स हैं, ये चीज़ें ज़्यादा इंटेक करने से उसकी मुदाफ़ियती निज़ाम बढ़ जाएगा और उससे आने वाले इन्फेक्शन में काफ़ी तदारुक का सबब बन जाते हैं। सर, इसके अलावा हम तो पहले जो हम गर्मियों में सर हम फ्रेश मतलब इन्हें सब्ज़ी वगैरह इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हम खेतों से डायरेक्ट ला के इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी वो सीज़न तकरीबन ख़त्म हो गया है, तो अभी हम ड्राई चीज़ें वो थोड़ा सा इस्तेमाल करना शुरू किया है। मतलब यानी पंजाब से आने वाले जो फ्रूट्स, ये सब्जियां वगैरह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो उसके इस्तेमालात के हवाले से क्या आप वो सजेस्ट करेंगे सर कि अभी फ्रेश सब्जी जब हम इस्तेमाल करते थे गर्मियों में, अभी अचानक से वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो उस हवाले से कोई आप सजेस्ट करेंगे सर? अच्छा, इसमें चीज़ ये है कि जो फ्रूट्स के हवाले से जो ड्राई फ्रूट्स हम लोग जो स्टोर करके रखते हैं, उसमें तो कोई मजाक नहीं कि जिस टाइम पे आप इस्तेमाल करें। मसलन जैसे हम खुबानी के जो ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं, आप अखरोट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या उसके अलावा जो है ना शहतूत वगैरह, इस तरह के बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं जो ड्राई करके हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छी चीज़, उसके अंदर मिनरल्स, विटामिन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी मुदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाते हैं। दूसरा जो आपका सवाल है कि चूँकि ज़ाहिर बात है यहाँ पे सीज़न क्लोज होने के साथ ऐसा कोई सब्ज़ी उगाई नहीं जा सकती, तो इसमें एक चीज़ आप ये कर सकते हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत सारे लोग करते हैं, उसके ज़रिए जो है सब्ज़ी की प्रोडक्शन होती है। और अभी अल्लाह का शुक्र है डाउन सिटी से यहाँ पे डेली गाड़ी आती है, वहाँ की
जो सब्जियाँ फ्रेश फ्रूट्स और फल फ्रूट्स यहाँ पे पहुँच जाती हैं, उनको भी वक्तन बवक्तन इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उससे आपकी मुदाफ़ाती निज़ाम बेहतर हो और ताकि आप अर्ली जो है ना किसी इन्फेक्शन होने से पहले बचाए जा सकें, क्योंकि कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है। बिल्कुल सर सांस की बीमारी के हवाले से आपने बताया था सर कि जिसको सांस की थोड़ा सा तकलीफ होती है सर, वो मौसम एकदम से चेंज हो जाती हैं, तो इस मौसम में सर उन मरीज़ों को क्या करना चाहिए, स्पेशली जो सांस के जो मरीज़ हैं, हार्ट के जो मरीज़ हैं, या जो मतलब इस तरह के जो मरीज़ होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, किस तरह के एहतियाती तदाबीर स्पेशली? बहुत शुक्रिया आपका, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सांस की बीमारी के पेशेंट हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो हमारी एरिया ऐसी है कि 7,500 8,000 फीट बुलंदी पे हम रहते हैं, और दूसरा जूं मतलब सर्दी की तरफ हम जाते हैं तो हमारी ग्रीनरी जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाती है, और ऑक्सीजन की सैचुरेशन भी थोड़ी सी कम हो जाती है, मौसम बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती हैं। और उसके अलावा चूँकि हमारे अभी तो खैर थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो गया, अदरवाइज़ अगर आप 20-30 साल 40 साल पहले अगर हम अपने माजी की तरफ जाएँ तो हमारे इलाक़ों में जो ना अंगीठी और दरमियान में मतलब रखते थे, और पूरा दून का जो है ना वो एक कमरे के अंदर, और उसी में आप जो है ना सितंबर से लेकर तकरीबन अप्रैल तक आप उसी सीजन में रहते हैं, तो उससे जिसे हम बायोमास एक्सपोजर कहते हैं। उसके अलावा जाहिर बात है जो सर्दी बढ़ जाती है, आपके हर जगह जो है ना आग जलाना और इस तरह से आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा जो गाड़ियों की भी जो है ना मतलब धुआं उस टाइम पे ज़्यादा कुछ स्मोक बढ़ जाती हैं, और धूल मट्टी ये सारा मिक्स होने के बाद एक जाहिर बात है रिस्पायरेटरी जो डिजीज़ हैं, जो निज़ाम तनफ़ुस जिसे हम कहते हैं, जो सांस की बीमारी कहते हैं, उन जो मरीज़ों को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हो जाती है, क्योंकि सांस लेने के साथ वो डस्ट, वो खुश्की और जो वायरल जो इन्फेक्शन है वो बार बार होने के चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। तो उसमें जो एहतियाती तदाबीर के हवाले से आपको बात कर दूं कि बहुत सारे जो जैसे हम जो दमे के जो मरीज़ हैं, या जिसे हम COPD कहते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं, और क्रोनिक ब्रोंकिक्टिस कहते हैं, या जो हमारे यहाँ पे TB भी कॉमन है, TB होने के बाद जो इनकी जो फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, उसके बाद जो है ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इनको जो है ना एक तो ये कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो सिंपल से जो मास्क जो हम कोरोना में जो हम पहनते थे वो इस्तेमाल कर दें, आप मार्केट में या जहाँ भी जाते हैं तो वो ज़्यादातर इस्तेमाल करके रखें। उसके अलावा जो है ना ताज़ा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा, और नीम गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा, और उसके अलावा जो है ना आपकी जो हमारे कुछ मेडिसिन जो हम देते हैं, अगर उनको तकलीफ बढ़ जाती है, जिसे हम इनहेलर्स कहते हैं, तो वो कैप्सूल उसमें डाल के जो खींच वो वाली एक इनहेलेशन डॉक्टर के पास आना चाहिए। उसके अलावा एक और चीज़ इसमें बता दूं एहतियाती तदाबीर के हवाले से, जितने भी जो सांस के जो पेशेंट्स हैं, उसके अलावा हार्ट के पेशेंट हैं या गुर्दे के पेशेंट हैं जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, उन सबको मतलब एक वैक्सीन जो मिलती है, ठीक है ना, फ्लू के नाम से, जैसे फ्लू के वैक्सीन लगाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो 40 से अब हर एक बंदे लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कम से कम ऐसे मरीज जिनको सांस का मसला हो, जिनको COPD का मसला हो, जिनको पहले TB हो चुकी हो, जिनको मतलब दायमी जो नमूनिया चल रही हो, उनको तो ये ज़रूर लगाना चाहिए। ये सितंबर अक्टूबर में अगर आप ये वैक्सीन लगाते हैं तो पूरा साल जो है ना आपका तकरीबन स्टेबल रहता है। उसके अलावा जो है 5 साल में एक दफ़ा लगाने वाला एक इंजेक्शन है, प्रीविया के नाम से है, जो निमोकोक्स का लगाते हैं, वो भी एक दफ़ा लगाने से काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाती है। आपने उस सर्दियों के हवाले से आपने बात की, क्योंकि अभी सर्दी अभी आने वाला है सर। एक चीज़ हम थोड़ा सा इस हवाले से थोड़ा सा अवेयरनेस हम हमेशा से देते हैं, पहले भी आप हमारे प्रोग्राम आते रहे हैं सर, इस हवाले से हम अवेयरनेस देते रहते हैं सर कि सर्दियों में हम क्या करते हैं सर, एक कमरे में हम सारे बैठ जाते हैं, फिर वो सारे जो खिड़की हैं, वो दरवाजे हैं, सबको प्लास्टिक लगा के बंद करके हम बैठ जाते हैं। उससे कितना नुकसान होता है सर, उस हवाले से थोड़ा सा ये ज़रा असल में एक तो ज़ाहिर बात है हमारी मजबूरी है, गरीब इलाका है, ठीक है ना, तो इस वजह से हम पूरे हीटिंग सिस्टम सेंट्रलाइज तो कर नहीं सकते हैं, तो एक कमरे में ही करते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कम से कम एग्जॉस्ट मतलब सिस्टम हो ना, क्रॉस वेंटिलेशन टाइप हो, ये ना हो कि पूरी चीज़ें बंद कर लें, आप उसी में सो जाएं, तो ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी होती है। स्पेशली ऐसे जो आपके घर में अगर कोई सांस की बीमारी के कोई पेशेंट्स हो, या कोई एल्डरली कोई बुजुर्ग रहते हों, तो उनको सांस में दुश्वारी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कम से कम थोड़ा सा क्रॉस वेंटिलेशन टाइप हो, ये ना हो कि पूरी सर्दी भी अंदर आ जाए, और कुछ इस तरह से सिस्टम होनी चाहिए कि जिसमें ऑक्सीजन का आना जाना ये बंद ना हो। ठीक जी सर। एक चीज़ थोड़ा सा मेरे एज एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर कि हमारे कोई रिश्तेदार का जो बच्चा था सर, अक्सर हम बालाई इलाकों को हम जाते हैं, तो फिर वो ग्राउंड फ्लोर में रहने के हमारे रिवाज ज़्यादा है सर, नीचे जिसे हम कच्चा कहते
होते हैं सर, बिल्कुल सर। तो वहाँ पर मेरा एक वो अजीज़ था सर, उसको वो जब भी हम सर्दी होते थे, वो सर्दियों में नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाते थे, वो कहता था कि मुझे यहाँ पर बैठने में थोड़ा सा अजाब हो रहा है, मतलब सांस लेने मुश्किल हो रहा है, ठीक है, दम घुट रहा है, मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकता हूँ। तो उसको मतलब लाइट लिया था, बाद में अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, वो उसकी डेथ हो गई थी सर। उसको बाद में पता चला कि वो हार्ट का मरीज़ था। तो इस तरह की सिचुएशन में या इस तरह के जो जब चीज़ें हो जाती हैं तो फिर क्या करना चाहिए सर उस हवाले से? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसमें जो एक आम यूजुअल अगर किसी बंदे को कोई मसला नहीं हो तो ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन जब सिम्टम्स आ रहे हो, मिसाल तो आप और मैं आराम से बैठे हैं और अगर किसी को इसी कमरे में कोई दिक्कत हो रही है, सांस में घुटन हो रही है या सांस की जो रफ्तार है बढ़ रही है या बुखार हो रही है या खांसी ज़्यादा हो रही है या सीने में कोई दर्द हो रही है, कोई भी सिम्टम्स अगर आ जाए ना तो फौरी डॉक्टर के पास रुजू करना चाहिए, ताकि ज़ाहिर बात है जब डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तो पूरी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ कुछ ज़रूरी टेस्ट करते हैं तो उससे अर्ली डिजीज़ का पता चल जाता है। बच्चों में ज़ाहिर बात है ज़्यादातर तो सांस की बीमारी कॉमन होती है कि उनको जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ों में लिपटा के और गर्म करके हम रखते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब सिम्टम्स ज़्यादा हो तो फौरी जो है ना डॉक्टर के साथ रुजू करना चाहिए। जो आप वाले केस में आपने बताया कि उसको हार्ट का मसला चल रहा था और फिर भी हमने मतलब अगर वो डायरेक्टली नहीं पता चल रहा था सर कि वो हार्ट का है, लेकिन वो कह रहा था कि मुझे दम घुट रहा है, मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल ज़ाहिर बात है उससे ऑक्सीजनेशन का प्रॉब्लम तो होगा ना, शायद हो सकता है उसके मतलब हार्ट के अंदर कोई सुराख हो जिसकी वजह से राइट लेफ्ट जो है ना जो ब्लड है जो आर्टेरियल है और वेनस से मिक्स हो रहा हो, जिसकी वजह से सांस की सिचुएशन कम हो रही है, उसकी वजह से घुटन हो सकती है। तो कहने का मतलब जब भी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू ज़रूर करना चाहिए। अक्सर हम इस तरह के जो सिचुएशन आते हैं तो फिर पेरेंट्स हैं, हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं सर ये चीज़ें सर, स्पेशली अब बालाई इलाकों की हम अगर बात करें, दूर दराज के इलाकों की बात करें तो वो इस हिसाब से फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं, तो वो चीज़ें हैं सर। तो इस तरह के इसके अलावा सर थोड़ा सा एक मतलब अनफॉर्मली एक सवाल सर कि मतलब दूर दराज के हमारे जो इलाके हैं बहुत सारे मतलब यानी बल्तिस्तान के दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर जो अक्सर ये होता है सर, हम खुद मतलब डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करके मेडिसिन के हवाले से या कोई बीमार हो जाता है तो फिर वो चीज़ें कांटेक्ट करते हैं। इस तरह की आप एज ए क्लिनिक के अलावा सर की इस तरह की कोई चीज़ है सर जो जिससे कोई मतलब हमारे जो मरीजों को कोई सहूलियत मिले? बात बिल्कुल सही है, इसको टेली मेडिसिन कहा जाता है कि मतलब पेशेंट बहुत ज़्यादा दूर होता है, फिजिशियन जो सेंट्रल में होता है और वो कम्युनिकेशन के थ्रू जो है ना कोई चीज़ों को जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं। तो ये एक वर्ल्ड में चल रही है एडवांसमेंट पे, बहुत सारे जगहों पे इस तरह के काम होते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि अब ज़ाहिर बात है आपकी वाली बात ना कि वो पेशेंट इतना ज़्यादा दूर है कि वहाँ से लाना बड़ा मुश्किल है और एक्यूट इमरजेंसी हो चुकी है जहाँ पे आपको फिजिशियंस की जो है ना एडवाइस की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे तो है, लेकिन ज़ाहिर बात उस चीज़ का तो नियम बदल नहीं है कि जिसमें पेशेंट सामने डॉक्टर के सामने हो और वो उस तरह से ट्रीट कर दें, क्योंकि लेकिन कोशिश इसमें ये करना चाहिए कि अगर आप किसी दूर दराज में हो, फ़र्ज़ से कोई इस तरह के कोई इंसिडेंट्स आपको वाक़ई हो तो कोशिश करें कोई मेडिकल जो रिलेटेड कोई बंदा, कोई नर्सेस या डिस्पेंसर्स या कोई ऐसा इनको साथ लेके उनसे जो है ना डॉक्टर के कांटेक्ट किया जाए, जैसे डॉक्टर साहब ये चीज़ें हैं, बीपी इनका ये है, कोई वाइटल्स कम से कम ले लें और उनकी जो तकलीफ है वो उस मेडिकल टर्म में डॉक्टर साहब पहुँचा दें। ये ना हो कि आम बंदे उस तरह से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, तकलीफ मरीज को कुछ और होता है और डॉक्टर समझता है, ज़ाहिर बात हो तो फ़ोन पे चीज़ें क्लियर नहीं होती। लेकिन अभी थोड़ा सा नेट और इंटरनेट इन चीज़ों की वजह से लाइव आप पेशेंट को देख सकते हैं, सिम्टम पूछ सकते हैं। फ़र्ज़ से अगर वहाँ पे कोई मेडिकल का कोई बंदा हो वो आके इन चीज़ों को बीपी वाइटल्स करा के चीज़ों को हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे मरीज है जो इस तरह की भी मतलब चीज़ों पे हेल्प ले लेते हैं, तो नो डाउट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो हमारे जो सुनने वाले और जो देखने वाले, स्पेशली जो हमारी फ्रिक्वेंसी पर प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर वो डॉक्टर साहब से कोई सवाल अगर करना चाहते हैं तो फिर आप लोग सवाल कर सकते हैं। आपको पता है कि हम मैसेज के ज़रिए आप लोग प्रोग्राम में एक तो शामिल हो सकते हैं, प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम के हवाले से कमेंट्स आप दे सकते हैं। साथ में अगर डॉक्टर साहब से कोई अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो फिर अपने मोबाइल के राइट मैसेज, जहाँ पर आप लोग मैसेज लिखते हैं वहाँ पर जाकर SKD लिखें, क्योंकि SKD आप जब तक नहीं लिखेंगे ये मैसेज हमें नहीं मिलेगा। तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाकर SKD लिखें, फिर स्पेस देकर अपना नाम लिखें, जहाँ से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं वो जगह का नाम लिखें, फिर स्पेस देकर आप लोग कोई सवाल अगर डॉक्टर साहब से करना चाहते हैं कि उसे हेल्थ के हवाले से, तो वो लिखकर आप सेंड करें 8881 पर, यानी 8881 पर आप लोग उसको सेंड करें। इसके अलावा हमारे जो बहुत सारे लोग फेसबुक पर हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान से, मैं दुनिया भर से, तो वो भी आप कोई सवाल अगर करना चाहते हैं तो फिर डॉक्टर साहब से कमेंट्स के ज़रिए प्रोग्राम में सवाल कर सकते हैं। तो सर एलर्जी के जो मरीज़ होते हैं स्पेशली इन मौसम में सर, तो उनको मतलब ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, जो उस पर क्या एहतियाती तदाबीर करना चाहिए? एलर्जी के मुख्तलिफ एलर्जी के जो मरीज़ होते हैं तो उनके लिए क्या सजेस्ट करें? जी, बहुत शुक्रिया। एलर्जी के ज़ाहिर बात है
है जो सर्दियों का सीज़न जो है ना एलर्जी के मौसम पेशेंट्स के लिए बहुत जो है ना ट्रबल होता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि एलर्जी तो खैर बहुत सारे किस्म से एलर्जी होती हैं। एक तो कि किसी को मतलब इवन गर्मियों में भी हो जाती हैं और ज़्यादातर जो है ना ज़ाहिर बात है डिफरेंट चीज़ों से, मसलन किसी को जो है ना ठंड हवा से या ठंड चीज़ों से एलर्जी है, और किसी को कोई स्मोक से है, किसी को डस्ट से है, धूल मिट्टी से है, किसी को कोई मतलब अगर आप किसी कमरे में कलर्स करते हैं तो उसकी जो बू है उससे एलर्जी हो जाती है। उसके अलावा किसी कपड़े से भी हो सकते हैं, खाने पीने से भी हो सकती हैं, दवाई से भी हो सकती हैं। दुनिया में हज़ारों किस्म की एलर्जीज पाई जाती हैं, लेकिन मोस्टली जो हमारे जो रीजन के साथ जो रिलेटेड है वो सांस की बीमारी लोगों के लिए, जो मौसम जब डाउन होती हैं, माइनस में चली जाती हैं या तकरीबन 7, 8, 10 पे पहुंच जाती हैं, तो उस टाइम पे जो है ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होती हैं। तो उसके हवाले से मैं आपको बता दूँ, एक तो ये कि पहले की मतलब चीज़ें खुद से एहतियाती तरह, मसलन मतलब ठंडा पानी ना पी लें, आप थोड़ा सा नीम गर्म आप पानी पी लें, फ्लूइड की इंटेक अच्छा रखें, अपने आप को जो है ना, दूसरा जो है ना आप जब बाहर निकलते हैं तो फिर मास्क वगैरह इस्तेमाल कर दें, और क्राउडेड और बहुत ज़्यादा लोगों के जो वो है उसमें आप कम से कम जाएं, जहाँ पे धूल मिट्टी है, स्पेशली मतलब सर्दियों के जो सीज़न है यहाँ पे हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं कुछ अर्से बाद, तो उसमें आपने काफ़ी जो है एहतियात करना है कि आपने जो है ना बाहर नहीं निकलना है उस सीज़न में। जैसे आप उनमें अगर एलर्जी का मरीज़ नहीं है, हमें कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जिनको स्पेशली इन चीज़ों से एलर्जी है वो कम से कम उस दिन अपना काम डिले कर दें या ना जाएं, या बाहर जाके अगर कोई इस तरह का कोई सीन है तो फिर आप वापस आके घर में आराम कर दें, या जहाँ बाहर अगर है भी हैं तो किसी ऐसी जगह पर रहें जहाँ पे इन चीज़ों से एक्सपोजर ना हो। फिर भी अगर ज़रूरी है तो मास्क वगैरह आपने ज़रूर पहन के जाएं। उसके अलावा जो है ना आप जो है ना गर्म पानी का इस्तेमाल, शहद का इस्तेमाल, कहवा का इस्तेमाल और चाय का इस्तेमाल आप ज़्यादा ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करें। उसके अलावा जो आपको जो हमने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस हुई थी कि वैक्सीन के हवाले से, फ्लू वैक्स का जो वैक्सीन वो ज़रूर लगवाना है, क्योंकि इससे ना 70-50% जो आप डॉक्टर के पास बार बार रिपीटेडली जाते हैं वो आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, जब आप वैक्सीन करते हैं तो उससे आपकी इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो जाती है, तो उसकी वजह से एलर्जी का जो है ना जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बाकी रेगुलर जो आपको जो आपकी जो फिजिशियंस ने जो मेडिसिन दी है वो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद आपकी सांस में दिक्कत हो रही है, सांस की रफ्तार ज़्यादा हो रही है या खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, सांस लेने में दुश्वारी आ रही है, तो फिर आप डॉक्टर से रुजू कर दें। उसके अलावा जो घर में जो इन्वायरमेंट है, स्पेशली हमारी सर्दियों में जो अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो चूँकि ठंड इलाके में हम जो अंगीठी चलाते हैं ये सारी चीज़ें, तो उसमें कोशिश कर दें स्मोक को जो है ना आप घर के अंदर जो है ना सिगरेट होने ना दें, उसको के एग्जॉस्ट को ऐसा कर दें कि वो गर्मी अंदर रहे और स्मोक सारा बाहर निकल जाए। और उसके अलावा जो वेंटिलेशन वाला थोड़ा सा ना इसमें कुछ इस तरह से करें ताकि इनको दिक्कत ना हो जाए। सर हमारे साथ डॉक्टर ज़हूर मोहम्मद साहब हमारे दरमियान मौजूद है, क्योंकि जिन्होंने अभी हमारे प्रोग्राम को सुनना शुरू किया है, जो फ्रिक्वेंसी पर अभी ट्यून इन किया है सुन FM 89.4 को, उनको बताता चलूँ कि डॉक्टर ज़हूर मोहम्मद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं RHK हॉस्पिटल स्कर्दो में। तो उनसे हम हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी बल्तिस्तान में मौसम चेंज हो गया है, मौसम तब्दील हो गई है, तो मुख्तलिफ जो बीमारियाँ वो लोगों को लगना शुरू हो जाती हैं। तो हमारी बेहतियाती की वजह से तो हमें क्या एहतियाती तौर पर हमें क्या करना चाहिए, इसके साथ साथ हमें मेडिकली हमें क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के हवाले से हम डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं। तो आप लोग भी अगर सवाल करना चाहते हैं हेल्थ के हवाले से, आप लोगों के घरों में कोई किसी पेशेंट के हवाले से अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। जो फ्रिक्वेंसी पर प्रोग्राम सुन रहे हैं वो लोग सुन FM 89.4 पर मैसेज करके सवाल कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज, जहाँ पर आप लोग मैसेज लिखते हैं वहाँ पर जाकर SKD लिखें, फिर स्पेस दें, अपना नाम लिखें, जहाँ से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं उस जगह का नाम लिखें। उसके बाद आप लोग को स्पेस देकर आप लोगों को क्वेश्चन है, कोई सवाल है डॉक्टर साहब से, तो वो आप लोग उसमें टाइप करें, टाइप करके उसको सेंड करें 8881 पर, यानी 8881 पर उसको सेंड करें। फेसबुक पर हमारे जो प्रोग्राम सुनने वाले जितने भी लोग हैं, जहाँ से हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, वो अगर कोई सवाल अगर करना चाहते हैं तो फिर कमेंट्स करके डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं। तो सर सर्दी अभी क्योंकि मौसम चेंज हो गई है तो उस हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो फिर वर्जिश का क्या वो है सर कि सर्दी या गर्मी में जो वर्जिश के वर्जिश जो करते हैं तरीक़ेकार होते हैं, उसमें क्या तब्दीली लानी चाहिए, क्या करना चाहिए, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा सर। जी बहुत ज़बरदस्त, ये भी एक बहुत अच्छी सवाल है कि वर्जिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर सर्दी शुरू हो चुकी है तो फिर इसमें नहीं करना चाहिए। तो इसमें बात ये कि वर्जिश तो ज़ाहिर बात है पूरा साल भर आपको करना चाहिए, ठीक है ना। एक अगर आप मरीज न भी हों तो ज़ाहिर बात आपकी अपनी फिटनेस के लिए, आपकी सेहत के लिए आपने रोज़ाना कम से कम 15 से 20 मिनट का वॉक जो है ना कम से कम करना चाहिए। अगर आप
बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करते हैं तो 10 से 15 मिनट, लेकिन अगर आप वैसे जो है ना रूटीन पे करते हैं तो कम से कम आधा घंटे का जो है ना आपकी वर्जिश जो है ना डेली आपकी रूटीन में शामिल होना चाहिए। अब इसके वर्जिश के तो हज़ारों फ़ायदे हैं। उससे आपकी जो इम्यून सिस्टम है जो जिसकी वजह से इन्फेक्शन होती हैं वो उसके अंदर जो है ना इम्प्रूवमेंट आ जाती हैं। उसके अलावा आपका बॉडी जो है ना फिजिकली फिट रहती है। ज़ाहिर बात है जब आप फिजिकली फिट हों तो इन्फेक्शन आपको नहीं आएंगे। उसके अलावा जब आप खाना खाते हैं वो आपकी मतलब निज़ाम जो निज़ाम है वो आपका बेहतर हो जाएगा, आपका मैदा आपका बेहतर हो जाएगा। उसके अलावा जो हार्ट के ऊपर जो प्रेशर्स आती हैं जो चलने से वर्जिश करने से, उससे आपको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। उसके अलावा चूँकि हमारे यहाँ पे बीपी भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, ब्लड प्रेशर का मसला, वो भी उसके अंदर भी कमी आ जाती है। और स्पेशली जो डायबिटीज़ के हवाले से मैं बात कर दूँ कि शुगर का पेशेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इवन पाकिस्तान खुद जो है ना तकरीबन दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुँच चुके हैं शुगर के हवाले से। ठीक है ना। उसके रीज़न भी थोड़ा सा बताइएगा। 33% जो है ना लोग जो है ना डायबिटिक पेशेंट है। मतलब कहने का मतलब आम अल्फाज में अगर बताऊँ हर तीसरा बंदा यहाँ पे शुगर के मरीज़ हैं। तो शुगर के मरीज़ के हवाले से जो है ना जो वर्जिश जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम समझते हैं ना कि सिर्फ दवाई ही खाएं, दवाई वाहिद हल नहीं है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ की बात कर दें, शुगर के मरीज़ की बात कर दें, इवन सांस के अपनी जो मरीज़ हैं उनकी भी अगर आप बात कर दें तो वर्जिश का जो है ना बहुत ज़्यादा रोल है उसमें। शुगर क्यों होता है उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे सर। अभी एक जुल्फी अली ने एक सवाल पूछा है सर, उसको हम थोड़ा सा प्रोग्राम में शामिल करेंगे, क्योंकि आप लोग टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं, सुनने के साथ साथ आप लोग कोई सवाल करते हैं तो फिर ये हम कोशिश करते हैं कि प्रायोरिटी बेस पर आप लोगों की जो क्वेश्चन है उसको हम प्रोग्राम में शामिल करें। जुल्फी अली ने लिखा है, डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि एक पेशेंट है ऑलवेज हीट अच्छा था, फिर पेन बैक नेक की तरफ आया है, डिफरेंट डॉक्टर से मेडिसिन ले लिया है बट ठीक नहीं हुआ, प्लीज़ गाइड करें। सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन ज़रूरी तो नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है इनका कि शायद इनको कोई बैक पेन का मसला है, कमर के दर्द का मसला है। शायद उन्होंने बहुत सारे फिजिशियंस को दिखाया, शायद ठीक नहीं हुआ, तो उसमें अभी तक मेरे ख्याल से एक्सरे हो चुके होंगे, एमआरआई और सीटी स्कैन शायद नहीं हुआ है। अब वो तो ज़ाहिर बात है पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उसका दर्द कैसा है, किस लेवल पे है, कब से है, वो एक पूरी लंबी हिस्ट्री है, वो ज़ाहिर बात है इस पर क्लियर तो नहीं हो सकती, लेकिन ज़ाहिर बात है इनके बताने के अंदाज से ये मालूम होता है कि पेशेंट काफ़ी अरसे से जो है ना दर्द में मुब्तला है। तो मेरा वो ये है कि एक दफ़ा किसी अच्छे फिजिशियन को एक दफ़ा दिखा दें, वाकई अगर इसकी इंडिकेशन बनती है तो मेरा ख्याल है कि एमआरआई करना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एक दफ़ा पेशेंट को डॉक्टर के पास एडवाइस करने के बाद फिर डिसाइड कर देंगे कि इसका एमआरआई करना है या नहीं करना है। अब ज़ाहिर बात है बैक पेन, अगर वो लो बैक पेन है या कमर का दर्द है तो हज़ारों डिजीज़ में हो जाते हैं। हर डिजीज़ में ज़रूरी नहीं कि आप एमआरआई कर सकें, बहुत सारी चीज़ों में अल्ट्रासाउंड पे या सिंपल एक्सरे पे या बहुत सारे खून के टेस्ट पे डायग्नोस हो जाती हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर इन सारी चीज़ों से गुजरने के बाद आखिर में अगर आप किसी नस या उसकी दबने की शिकायत है, रीढ़ की हड्डी में मोहरे में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको डिटेक्ट करने का ज़ाहिर बात है बेस्ट मेथड जो एमआरआई है। सर इसका ये जो केस बैक पेन के जो केसेस है सर बहुत ज़्यादा हम पिछले एक अरसे से देख रहे हैं सर कि वो बढ़ रहे हैं, इसकी कोई रीज़न कोई खास है सर? अच्छा, इसमें एक रीज़न तो ये हो सकती है कि चूँकि हमारा हिली एरिया है ना, तो मतलब चढ़ाई उतराई और इस तरह के अपर डाउन टोर अप स्टेयर डाउन स्टेयर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और दूसरा है कि पहले जो हमारे जो आपस में डिस्कस हो रही थी कि लोग वर्जिश करते नहीं हैं, अचानक बहुत ज़्यादा एक वजन उठा देते हैं, ठीक है ना। जैसे आप और मैं अगर हम बात करते हैं कि डेली अगर हम वर्जिश ना कर दें और घर में कोई ऐसा काम हो जिसमें आपने बहुत ज़्यादा हेवी को आपने खुद उठा के ऊपर लेके जाना है, तो वो शुरू में तो आपको फील नहीं होगा, लेकिन वक्त के साथ फिर एक दो दिन के बाद फिर पेन शुरू हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। दूसरा हमारी शुरू की जो डिस्कशन में बात हो रही थी विटामिन डी और जो कैल्शियम की जो हमारे यहाँ पे डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ के जो लोगों की जो हड्डियाँ हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं और उसकी वजह से कमर का दर्द हो सकती हैं। और इस तरह से जो है ना आप अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा दें, वर्जिश कर दें और विटामिन डी लेवल को इंशाल्लाह इम्प्रूव कर दें तो ये चीज़ें जो है ना बेहतर हो सकती हैं। इस हवाले से अक्सर ये सुनने को मिलता है सर कि आप कोई भी चीज़ डायरेक्ट झुकिस नहीं उठाना है, क्या ये बात ठीक है सर? अक्सर हमारे जो बुजुर्ग कहते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, ज़ाहिर बात है। अब आप ऐसी वजन जो आप रेगुलर वर्जिश नहीं करते हैं, डायरेक्ट एक जाना 50 केजी या 40 केजी को उठाते हैं तो पीछे कमर पे तो आपकी वजन तो आएगी, मसल स्ट्रेच होगा और फिर नस दब जाएगी और ये बात में आपको फिर इस तरह के प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट कर देगा। सही बात है, बिल्कुल सर। एक और हमारे जो वो आमिर फ्राम गरबी 10 रुंदू से मैसेज किया है सर, मेन केस ऑफ बीपी हाई, वो बीपी मेरे ख्याल में बीपी हाई रहता है क्या ऐसा शायद? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि बीपी उसके बारे में शायद पूछ रहे हैं। बिल्कुल सर। तो पहले भी हमारे
थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि ब्लड प्रेशर भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब उसकी वजह में अगर हम बात कर दें तो एक तो नमक का इस्तेमाल हमारे रीजन में बहुत ज़्यादा है आलम भाई, कि इंटरनेशनल जो रिकमेंडेशन में 3 to 5 ग्राम से ज़्यादा अलाउ नहीं है, मतलब एक बंदे को 24 घंटे में। लेकिन यहाँ पे हमारी जो सोसाइटी के अंदर जो है ना, हमारा ख्याल है 15 से 20 ग्राम शायद हम ज़्यादा जो है ना डेली लेते हैं। सही बात है, ठीक है। तो उसकी वजह यह है कि हम खाने के हर चीज़ में नमक डालते हैं। मसलन आपको भी पता है कि आप जो है ना सालन में भी नमक डालते हैं, ठीक है ना, चावल में भी डालते हैं, रोटी में भी डालते हैं, और नमकीन चाय जो हमारे यहाँ पे मारूफ बहुत ज़्यादा चाय है, स्पेशली खपलू रीजन में, इसलिए बहुत ज़्यादा है। तो उसमें 1 कप में 1 to 2 ग्राम होते हैं, तो आप 10-12 कप आप पीते हैं, तो जो है ना उसके अलावा आप वर्जिश करते नहीं है, आप एक्सरसाइज आप करते नहीं है, आप जब खाते रहते हैं, तो ओवर डाइटिंग की वजह से ब्लड प्रेशर का जो है ना यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ज़्यादातर देखा गया है कि 40-45 साल के बाद जो है हर बंदा यहाँ पे ब्लड प्रेशर का मरीज़ बन जाता है। तो उसकी एक वजह में अगर आप देखा जाए तो ये चीज़ ज़्यादातर सामने आती है कि हमारे यहाँ पे साल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा है। हालांकि साल्ट का सच बॉडी के अंदर रोल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ऐसा टेस्ट डेवलप की होती है कि बस वो नमक का इस्तेमाल हमारे लिए ज़रूरी बन चुका है। कितना आपने बताया सर, कितना परसेंट 3 to 5 ग्राम आप इस्तेमाल कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारे जो ज़ाहिर बात है दावत का निज़ाम बहुत ज़्यादा है, आगे पीछे रिश्तेदारी में, उसके अलावा जो है ना आप नमकीन चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, हर खाने में आप नमक डालते हैं, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर का जो मरीज़ है यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी से रिलेटेड एक और हमारे जो सुनने वाले ने मैसेज किया सर, मोहम्मद बाकिर फ्राम रेडियो पाकिस्तान चौक स्कर्दो से मेरे ख्याल में प्रोग्राम सुन रहे हैं सर। वो खाने के दौरान इजाफी नमक डालने से क्या होता है? वो कह रहे हैं सर, वो खाने में जब नमक, वो आप नमक के हवाले से बात कर रहे हैं, इसके ऊपर हम मजीद नमक डालते हैं। बिल्कुल, आप वाली बात है कि ऑलरेडी नमक डाली हुई है और उसके ऊपर जो है एडिशनल जो साल्ट है ना, ये तो बहुत ज़्यादा डेंजर है। ठीक है ना, जो एडिशनल जो आप करते हैं, इवन जो नमक डालते हैं, वो तो जहर है एक तरह से ना, तो ये बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। वैसे ना ये सारी चीज़ असल में आलम भाई को आपको एक बात बता दो ना, कि नमक जो है ना टेस्ट से डेवलप होती है। अगर आप 2 हफ्ता आप अपने खाने के अंदर भी नमक आप क्वांटिटी कम कर दें ना, बेशक आप फर्ज करें आप शुगर के मरीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर के मरीज़, उसके बावजूद भी आप नमक कम रखते हैं, तो हफ्ता 2 हफ्ता अगर आप नमक कम रखें, उसके बाद थोड़ी अगर बढ़ जाए ना, तो आपको जो है ना कड़वी महसूस हो जाएगी। तो क्या ना, ये सारे टेस्ट बढ़े। आज से 50 से 60 साल पहले शायद हमारे रीजन में शायद नमक थे ही नहीं, ठीक है ना, तो लोग इस्तेमाल ही नहीं करते थे। उनकी उम्रें जो है 80 साल 90 साल 110 साल रहती थी। अभी 50-55 भी क्यों पहुंच गई? उसकी मेन वजह में से एक वजह यही है कि हम नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तरीके से कर रहे हैं। तो ये मेरा अपना जो एक व्यू है कि मतलब कम से कम करना चाहिए। अगर आपको शुगर, बीपी या किसी और बीमारी के मर्ज में मुब्तला नहीं भी हो, तब भी आपने अपने बच्चों को, अपने को जो है ना सारी चीज़ों से नमक जो है ना कम करना चाहिए। सर बीपी के हवाले से हम बात कर रहे हैं सर, उस हवाले से तो अक्सर हम हमारे जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, एक देसी टोटका हम इस्तेमाल करते हैं। कोई बीपी कम हो गया तो फिर वो नमक थोड़ा सा ज़्यादा डाल के वो पीना शुरू करते हैं, या कोई अंडा वो उबाल के उसके ऊपर नमक डाल के खाते हैं। क्या वो उससे बीपी बराबर आ जाता है सर? अब वो एक है कि मतलब जैसे किसी को अगर कोई चक्कर आ गया तो फिर वो डायरेक्टली बीपी चेक करते हैं। अगर बीपी थोड़ा सा कम है तो फिर उसमें कोशिश करते हैं कि वो नमक के ऊपर, उस अंडे के ऊपर जो है नमक डाल के खाते हैं। उससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ सकती है। ज़ाहिर बात है जो पानी है या जो चाय है उसके अंदर आपने एडिशनल नमक डाल दिया और उसके नमक की क्वांटिटी बढ़ा दिया, तो वो वाला पानी आप जब पियेंगे तो फिर बॉडी के अंदर जो है ना वो आपके वसल्स के अंदर जो क्वांटिटी है उसकी बढ़ जाएगी, इससे आपकी बीपी बढ़ सकती है। तो लेकिन ये तो बहुत कम वाक़ आ जाती हैं। लेकिन कोशिश ये करना चाहिए ओवरऑल, वैसे जो नमक का इंटेक है ना हमें कोशिश करना चाहिए कम से कम ही रख लें। बिल्कुल सर। इसके अलावा सर एक सैयद इजलाल हुसैन ने मैसेज किया है, ज़हूर साहब से सवाल है कि हेपेटाइटिस सी के मरीज़ों को कौन कौन से खाने नहीं खाने चाहिए और इसकी इलाज के दौरानिए के बारे में भी आगाह करें। ये सैयद इजलाल ने मैसेज किया। अच्छा, जी, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस की 2 किस्म है ना, एक तो काला यरकान, एक पीला यरकान हम कहते हैं, ठीक है ना। जो काला यरकान है जिसे हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस बी को कहते हैं। तो बाकी जो है हेपेटाइटिस ए और ई को हम जो है पीला यरकान कहते हैं। पीला यरकान 1-2 दिन बाद, हफ्ते बाद ठीक हो जाती है, लेकिन जो काला यरकान ज़िंदगी में एक दफ़ा किसी बंदे को हो जाए तो फिर लाइफ लॉन्ग के लिए रह जाती हैं। तो इसमें जो ब्रदर जो पूछ रहे हैं हेपेटाइटिस सी के हवाले से पूछ रहे हैं, तो हेपेटाइटिस सी का आजकल बहुत अच्छा एडवांसमेंट ट्रीटमेंट आ चुका है। तकरीबन 6 महीने के कोर्स हैं और 6 महीने के कोर्स में तकरीबन एलिडिकेट हो जाती हैं। अब खाने के हवाले से, एहतियाती तदाबीर के हवाले से अगर आप
बात कर दें तो हेपेटाइटिस में उसमें आपको स्टेजेस पे देखना पड़ेगा, ये एक्यूट स्टेजेस की बात करते हैं या फिर वो कॉम्प्लिकेटेड स्टेज की बात कर रहे हैं या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट की बात कर दें। अगर उस हेपेटाइटिस की वजह से उसका मतलब LFT वाला बिलिरुबिन वाला अगर नॉर्मल है, बाकी चीज़ें ठीक है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो किसी ऐसा जो है ना एहतियाती की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो DCLD में जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लिकेशन में अगर डेवलप हो चुके हैं या एक्यूट स्टेज में जिसमें बिलिरुबिन LFT बढ़ जाती हैं, तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा ये जो ऑयली चीज़ें कम से कम इस्तेमाल कर दें। बाकी जो पीला यरकान में जो हम बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, लेकिन आप लोग जो है काला यरकान जैसे हेपेटाइटिस B और C के जो भी पेशेंट उन बेचारों को भी सब कुछ बंद कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सर, सही बात है हमारे यहाँ पर बिल्कुल, बस इसको यरकान है, इसको अंडे भी नहीं देना, इसको गोश्त भी नहीं देना, इसको ऑयल भी नहीं देना है, हालांकि कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कंसल्टेंट से अपने फिजिशियन से रुजू कर दें, अपना कुछ टेस्ट कर दें, बेसिक कुछ टेस्ट करते हैं, उसके बाद एक PCR का एक टेस्ट करते हैं महंगा एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के, तो आजकल हमारी RHK हॉस्पिटल में हो रही है माशाल्लाह, तो वहाँ से करके उसकी क्वांटिफिकेशन और उसकी ट्रीटमेंट जो है शेड्यूल आप बना लें, तो इसकी ट्रीटमेंट माशाल्लाह से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इवन गवर्नमेंट अस्पताल में मौजूद है, मुफ्त ट्रीटमेंट हो सकती है। तो जाहिर बात है एक बंदे को अगर हेपेटाइटिस C हुआ तो फिर उसने तो ज़िंदगी भर रहना है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना एहतियाती तदाबीर से ज़्यादा आप कंसल्टेंट या फिजिशियंस को दिखा दें ताकि वो आपको बेहतर तरीके से। इसमें थोड़ा सा एक एडिशन सवाल मैं पूछना चाहूँगा सर कि ये हेपेटाइटिस या यरकान सर वो क्यों होता है, किस वजह से होता है, एक ये ज़रा थोड़ा सा बताइए सर, और इसकी अलामात क्या होते हैं सर, बेसिक जो अलामात है सर वो ज़रा थोड़ा सा बताइएगा सर। जी बिल्कुल। हेपेटाइटिस के हवाले से अब अभी आपको थोड़ा सा अर्ली बता दें कि हेपेटाइटिस पीला यरकान और काला यरकान, जो पीला यरकान ज़्यादातर होती है कि पानी शानी जो है ना किसी गटर के पानी से मिक्स हो या कोई इस तरह के आपके मोहल्ले के अंदर जो पानी है वो किसी चीज़ों के साथ मिक्स होने की वजह से वो ओरोफिकल रूट के ज़रिए ज़्यादा फैल जाती हैं, वो पूरे मोहल्ला और पूरे स्कूल वाले जो जहाँ से पानी पीते हैं उन सबको या किसी होटल से किसी जगह से लग सकती हैं। वो तकरीबन हफ्ता 10 दिन के दौरानिया होता है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाती हैं। उसमें ज़्यादातर जो है ना उल्टी आ जाना और आँखों का जर्द हो जाना, ठीक है ना, और जिस्म कमज़ोर हो जाना या बुखार हो जाना या पेट दर्द होना, मतली होना, उल्टी आना, ये सारी तकलीफ़ात हो सकती हैं। उसमें ज़ाहिर बात है डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं तो फिर कुछ ट्रीटमेंट और उसके साथ एहतियाती तदाबीर और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ठीक हो जाती हैं। जहाँ तक हेपेटाइटिस B C D के ताल्लुक है, ये आम जो है ना पानी शानी चीज़ों से नहीं फैलती, इसके कुछ अपने जो है ना कुछ फैलने के तरीके हैं। मसलन इसमें ये होता है कि एक पेशेंट को अगर हेपेटाइटिस B C या D है तो वो दूसरे को खून देते हैं, ठीक है ना, तो ये खून के ज़रिए फैल जाती हैं। तो उसमें आजकल जो है ना बड़ा अच्छा ये है कि स्क्रीनिंग करते हैं, जब भी आप किसी को खून देने जाते हैं तो सबसे पहले आपका टेस्ट किया जाता है कि आपको हेपेटाइटिस B C तो नहीं है। अगर आपको खुदा न खासा इस तरह का है तो फिर आप खून नहीं दे सकते हैं और आपको डॉक्टर के पास भेज देते हैं। दूसरा जो एक ज़रिया है जिसके ज़रिए हेपेटाइटिस एक दूसरे के साथ फैल जाता है, वो जाहिर बात है मियाँ बीवी के ज़रिए एक दूसरे के साथ फैल सकती है, तो उसमें एक प्रोटेक्शन आपको ज़रूरी होता है। तीसरा जो फैलने का एक वो है वो खून के, मिसाल तौर पर आप किसी नाई शॉप में जाते हैं, वहाँ पे अगर वो एक जो कैंची है या फिर जो रेज़र है वो आपको भी इस्तेमाल कर दिया और उससे पहले जो किसी हेपेटाइटिस B C वाले पेशेंट को इस्तेमाल कर दिया और वही वहाँ से कोई खून का टुकड़ा आपके ऊपर अगर कोई लग जाती हैं तो उससे हो सकती हैं। उसके अलावा हेपेटाइटिस B C के कोई पेशेंट्स की मतलब टीथ ब्रश वाला है या फिर कोई पर्सनल जो उसकी जो चीज़ें हैं वो अगर आप इस्तेमाल करें तो उनसे एक दूसरे को लग सकती हैं। तो इसमें एक और चीज़ आपको एडिशनल बता दूं कि हेपेटाइटिस B के हवाले से वैक्सीन अवेलेबल है। ठीक जी। तो उसमें एक वैक्सीन होता है, वैक्सीन जो है ना आज एक लगाना है, 1 महीने के बाद लगाना है, उसके बाद 6 महीने में बूस्टर डोज लगाना है। तो एक दफ़ा अगर आप वैक्सीनेशन करें तो ये लाइफ लॉन्ग के लिए आपको प्रोटेक्ट दे देती है। ठीक सर, अब जब यरकान कोई हो जाता है तो फिर हमारे आजकल के दौर में भी देसी टोटका इस्तेमाल किया जाता है, सर के ऊपर कोई आग रखते हैं या इस तरह के जो देसी टोटके इस्तेमाल करते हैं वो उस पर आप क्या कहें सर, कितना ख़तरनाक है ये? जी बिल्कुल, ये हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि वो लगा के आ जाते हैं सारी चीज़ें करके, तो इसका सच जो है मेडिकली कोई उसमें जो है ना कोई वो नहीं है। ज़ाहिर बात है 50-60 साल पहले जब यहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी तो उस वक्त शायद जो है ना कुछ इस तरह के शायद लोग करते थे, लेकिन आजकल जो है इन सब का इलाज, बेहतरीन इलाज मौजूद है। तो जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाए तो इस तरह की चीज़ों में आप ना पड़ जाएंगे, आग लगा दें या कोई खून निकाल दें या जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें टोटके कर दें कि जो आप घर पे जो है ना, अक्सर देखा गया कि बहुत
बहुत सारे पेशेंट इससे ख़राब हो जाती हैं, सही। क्योंकि टाइम पे ट्रीटमेंट डिले हो जाती है। डिले होने की वजह से पेशेंट जो है ना सीवियरिटी की तरफ जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं फिर इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं, उसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे मतलब आने ईयर जो है ना लोगों को ये मशवरा है कि जब भी इस तरह की चीज़ें तो अपने मालिश को ज़रूर एक दफ़ा दिखा दें, क्योंकि आजकल ज़ाहिर बात है दुनिया एडवांस हो चुकी है, इतनी ट्रीटमेंट एडवांस है, तो बेहतर जो है मरीज़ की बेहतरी के लिए। जी सही बात है, बिल्कुल। अच्छा सर, जुल्फी अली ने दोबारा वो सवाल दोबारा रिपीट करके भेजा है। सर मरीज़ की दायमी सर दर्द था, अभी दर्द पीछे गर्दन की तरफ गया है, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर, न्यूरोसर्जन डॉक्टर से भी दवाई ली है, फ़र्क नहीं पड़ा, लिहाजा इस केस को किस डॉक्टर से डायग्नोस करवा लूँ, इसके लिए गाइड करें प्लीज़, लिखा है सर वो जो अच्छा। अब उसने न्यूरोसर्जन को दिखाया तो ज़ाहिर बात है न्यूरोसर्जन को रिव्यू कर दें कि दोबारा एक दफ़ा दिखा दें। हो सकता है उसका पेन जो है कोई और मसला चल रहा हो, तो उसमें मतलब हो सकता है MRI की ज़रूरत हो, तो आप जो है ना न्यूरोसर्जन से दोबारा कंसल्ट कर लें, तो वो जो है ना बेहतर तरीके से एडवाइस कर सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल। जी। अच्छा सर, कि एक नाम ने लिखा है, जाहिद फ्रांस कर दो मैसेज किया सर, बार बार सर में दर्द रहता है, उसके लिए कोई कह रहे क्या करना चाहिए? बिल्कुल सर। तो आलम भाई के सर में दर्द का जो हज़ारों जो है ना डिफरेंशियल बन सकती हैं, तो अब वो ज़ाहिर बात है पेशेंट देखे बगैर जो है ना ये चीज़ क्लियर नहीं हो सकती है। फ़िलहाल अगर जो है ना सिंपल अगर 1-2 दिन का दर्द है तो पेनाडोल या न्यूब्रोल खा के जो है गुजारा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी परसिस्ट अगर रहा तो फिर उसमें देखना पड़ेगा कि ये कोई मतलब अगर कोई फ्लू वगैरह है या साइनोसाइटिस है या जो है ना वो माइग्रेन हेडेक है या कोई उनका ब्लड प्रेशर का कोई मसला है या कोई और इन्फेक्शन है जिसकी वजह से उसको बार बार सर दर्द हो रहा है, तो फिर ये किसी फिजिशियन को दिखाना जो है ना ज़्यादा मुनासिब है। सही, बिल्कुल। आप लोग जो अभी बार मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब जब हमारी यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद है, तो फिर आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ डॉक्टर साहब से। कोई भी अगर क्वेश्चन हेल्थ के हवाले से अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप लोग भी बराह रास्त डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं। तो सवाल करने के लिए आप लोग अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाकर, जहाँ पर आप लोग मैसेज लिखते हैं वहाँ पर जाकर SKD लिखें। SKD जब तक आप लोग नहीं लिखेंगे हमें मैसेज नहीं मिलेगा, तो SKD लिखें, फिर स्पेस दें, अपना नाम लिखें, जहाँ से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं उस जगह का नाम लिखें। फिर आप लोगों का कोई सवाल है डॉक्टर साहब से, डॉक्टर ज़हूर मोहम्मद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, RHQ हॉस्पिटल स्कर्दो में मायनाज डॉक्टर हैं, बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं। तो इनसे आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो फिर वो सवाल लिखकर आप उसको सेंड करें 8881 पर, यानी 8881 पर आप लोग उसको सेंड करें। तो हम डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे। तो किसी ने लिखा है सर, नॉर्दर्न एरिया की सर्दी से बचने के लिए हमें क्या मतलब खानों में क्या इस्तेमाल करना चाहिए? वो पूछ रहे हैं सर कि सर्दी हमारे ये सर्द इलाका है, तो खानों में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए सर, मेरे ख्याल। बिल्कुल। इसमें जो थोड़ी देर पहले हमारी डिस्कशन हुई थी, इसमें ज़ाहिर बात है गर्म चीज़ें आपने ज़्यादा इस्तेमाल करें। मसलन आप चाय का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, कहवा इस्तेमाल कर दें, शहद का इस्तेमाल कर दें। उसके अलावा जो यहाँ पे जो लोकल जो डिशेस जो बनते हैं, बले और जिसे हम कहते हैं, इसका इस्तेमाल अच्छा है। और इसके अलावा ज़ाहिर बात है जो सर्दी बढ़ जाती है उससे जो प्रोटीन की जो डिफिशेंसी हो जाती है, तो इसमें कोई ऐसा जो आप जो है ना जो जैसे हम वो क्या कहते हैं देसी उसमें जो शलन इस तरह की चीज़ों में, ताकि वो आपकी इम्यून सिस्टम जो है इम्प्रूव हो जाए। तो ये चीज़ें जो है ना अच्छी चीज़ें होती हैं। अब गोश्त के इस्तेमाल के हवाले से कितना इस्तेमाल करना चाहिए सर, उस पर थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, गोश्त के हवाले से तकरीबन जो कहते हैं जो रिकमेंडेशन 6 ग्राम मतलब 12 ग्राम तक आप जो है ना डेली एक टाइम पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो है ना डेली आप इस्तेमाल ना करें, कम से कम हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा कम से कम प्रोटीन डाइट आपका होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम के अंदर जो इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो ये आपकी मुदाफ़ती निज़ाम को बढ़ा देती हैं, आपकी मतलब स्टेमिना को बढ़ा देती हैं, आपकी वर्जिश अगर आप करते हैं तो उस चीज़ को बढ़ा देती हैं। तो कहने का मतलब जो है ना बॉडी का जो है ना बहुत बड़ा जुज़ जो है ना प्रोटीन है। तो ये इसका इस्तेमाल जो है ना आपको मतलब कम से कम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूर करना चाहिए। जी सर, क्योंकि हम फेसबुक पे कुछ टाइम के लिए आते हैं तो फिर वो तकरीबन वक्ताम की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो मौसम की जो तब्दीली है सर, वो सर्दी शुरू हो जाती है, तो ज़हनी सेहत पर जो क्या असर पड़ते हैं सर, जो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या असर पड़ते हैं उस पर थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल। ज़हनी सेहत पर ज़ाहिर बात है जो सर्दी शुरू हो जाती है तो हमारी जो रूटीन जो है ना थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, हम बाहर आउटसाइड ज़्यादा निकल नहीं सकते हैं, घर के अंदर मफूत हो जाती हैं। सिर्फ वो अफराद जो जिनका कोई काम होता है
बाहर ऑफिस से उसकी मजबूरी होती है। अदरवाइज ज़्यादातर लोग एक ही कमरे के अंदर बाउंड होते हैं, और स्पेशली उस सीज़न में जिसमें बर्फ़बारी होती है या कोई ऐसा ज़्यादा ठंड मौसम में, तो इस वजह से ज़ाहिर बात है अब वो ग्रीनरी भी ख़त्म है और बाहरी की जो बहार है वो भी ख़त्म हो चुकी होती हैं, सारी जो है ना ख़ज़ां का एक मौसम होता है, तो उसकी वजह से बॉडी की जो स्ट्रेस लेवल है थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आप जो है ना एक तो अपनी कोई वर्जिश कोई सिलसिला इस तरह से रूटीन में रखें कि आप बाउंड ना हो, और दूसरा अपने रिश्तेदार या अपने दोस्त अहबाब इनके साथ कोई ना कोई सिलसिला कुछ इस तरह से रखें ताकि आपकी जहनी जो स्ट्रेस है उस लेवल को आप कम से कम कर सकें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको डिस्टर्ब रहती हैं, डेली रूटीन में डिस्टर्ब होती हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस इतना बढ़ जाती है कि डेली रूटीन अगर डिस्टर्ब करती हैं, तो फिर किसी साइकेट्रिस्ट या फिजिशियन को ज़रूर दिखाना चाहे कि आपके उस लेवल को देखा जाए। जी ठीक, सही। कुछ कमेंट्स हम प्रोग्राम में हम उनको जल्दी शामिल करेंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है। डी के साजिद नूर ने लिखा है माशाल्लाह गुड जॉब लिखा है, थैंक यू वेरी मच आपका। वज़ीर शराफत अली बट ने लिखा है सलाम जो नाइस प्रोग्राम, जो डॉक्टर साहब को भी सलाम कहो लिखा है। डॉक्टर साहब आपको सलाम कह रहे हैं कि वज़ीर शराफत आपका बहुत शुक्रिया। जुल्फी अली ने मैसेज किया है, वो हमने शामिल किया था। मोहम्मद हादी बल्ती ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मोहम्मद हादी बल्ती फ्राम कुवैत से प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको बहुत शुक्रिया। अब्दुल मजीद ने माशाल्लाह जो लिखा है आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमी सईद इजलाल का हमने मैसेज शामिल किया। हमीद रिजवी ने ज़बरदस्त डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लिख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मेहदी तनहा ने लिखा है, जो लिखा है आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हादी बल्ती ने लिखा है डॉक्टर साहब से सवाल है कि गिलगित बल्तिस्तान में खून की अतिया देने के रुझान बहुत कम है, इसकी क्या वजह है, क्या हो सकता है, लिखा है सर ये। जी वो मेरे ख्याल में अवेयरनेस की कमी है, इस वजह से अवेयरनेस की कमी। एग्जैक्टली, ये देना चाहिए इंसान को। ज़ाहिर बात है खून जो है ना आपको हर इवन कहते हैं कि 3 से 6 महीने के अंदर आप खून दे सकते हैं साल में। उससे सर मोटापे का शिकार हो जाते हैं क्या? नहीं, मोटापे का शिकार उस वक्त हो सकते हैं जब आप खून देने बाद बहुत ज़्यादा खुराक करते हैं ना लोग। अच्छा, मैंने खून दे दिया कह के आप बहुत ओवर डाइटिंग करते हैं, उसकी वजह से। अदरवाइज खून देने में उसका मोटापे का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि एक अच्छा अमल है, एक सदका है। अच्छा, मेहदी अली ने कोई मैसेज किया है सर, मेरे चेहरे में दाने हैं, जो कोई दवाई बताइएगा। दवाई तो डॉक्टर साहब के आप हॉस्पिटल जाएं या डॉक्टर साहब के क्लिनिक जाएं, वहाँ से हम दवाई तो डॉक्टर साहब दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या वो इतनी बार हो सकती है, ज़ाहिर बात है वो हार्मोनल चेंजेस चीज़ें, वो आप वाली बात के देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, जब तक डॉक्टर देखेंगे नहीं ये सारी इस तरह की चीज़ें, बिल्कुल वो। अच्छा, इसके अलावा इब्राहिम कमाल ने लिखा है बहुत अच्छा जा रहा है प्रोग्राम, लिखा है इब्राहिम कमाल ने। सलाम जो लिखा है वालेकुम सलाम। शब्बीर हुसैन ने लिखा है ग्रेट लिखा है। तो जितने भी लोग हमारे प्रोग्राम को देख रहे थे और कमेंट्स किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। लास्ट में सर जो मौसमी तब्दीली के हवाले से अमूमी सेहत की बेहतरी के लिए तो क्या मशवरा देंगे सर हमारे देखने और सुनने वालों को सर? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें ज़ाहिर बात है मौसम ठंड मौसम आ रही हैं, तो एक तो हमने शुरू में बात की कि गर्म चीज़ें, गर्म कपड़े और कोट स्वेटर्स जिसे हम यूजुअली यूज़ करते हैं, उनका इस्तेमाल आप ज़ाहिर बात है शुरू करना चाहिए। और ज़्यादातर ना मौसम के तब्दीली के शुरू में ही आपने इस प्रोटेक्टिव वेयर करना, ये ना हो कि आप अभी नहीं पहनेंगे और जाके सितंबर दिसंबर और जनवरी में आप जो है ना नहीं, शुरू में ही आपने आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो मौसमी चेंजेस के साथ बॉडी को जो है ना कवर करना ज़रूरी है। ज़ाहिर बात है बॉडी से जो स्वेटिंग्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, उसके अलावा खुश्की हो सकती है, उसके अलावा जो है ना आपके टेम्परेचर को मेंटेन करना ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों से आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं, जो हम शुरू में हमने बात की कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो वो सारे एहतियाती तदाबीर जो हमने अभी तक डिस्कस की हैं, इन पे अगर अमल करें तो 70% 50 से 70% लोग इन्फेक्शन होने से बच सकते हैं। और हमारी भी कोशिश है कि लोगों को ऐसा अवेयरनेस दे दें कि बंदा बीमार ही ना हो। बीमार होने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाना, फिर मेडिसिन, इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें, उन चीज़ों से बेहतर ये कि आप ऐसी एहतियाती तदाबीर बता दें कि जिसकी वजह से बंदा बीमार होने से पहले ही जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब की। कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। जब कोई बीमार हो जाते हैं तो उससे पहले हम अगर एहतियात करें तो बीमारी नहीं लगेगी। तो इसी हवाले से हमारी कोशिश भी ये है कि सुना FM 89.4 कर दो कि हमारी ये कोशिश होती है कि हेल्थ के हवाले से आप लोगों को आगाही देने के लिए हम डॉक्टर साहब मुख्तलिफ जो डॉक्टर साहिबान हैं, स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं, उनको यहाँ पर हम मदद करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो जहाँ है। जब हमारी सेहत ठीक होगी तो सब कुछ
जो ठीक रहता है। तो इसी हवाले से हम डॉक्टर साहबान को मुख्तलिफ प्रोग्राम में हम मदद करते रहते हैं। तो आखिरी मैसेज अली नकी अंसुकी ने लिखा है, माशाल्लाह लिखा है। इसी मैसेज के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। डॉक्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया साहब, आप हमारे दरमियान यहाँ पर तशरीफ़ लाए, बहुत स्पेशल टाइम निकाल के आप आए। इसके अलावा तमाम जो प्रोग्राम को सुनने वालों के साथ साथ देखने वालों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग हमेशा हमारे प्रोग्राम में आते हैं, हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं, हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और हमारे प्रोग्राम में कमेंट्स मैसेज के ज़रिए अपने चाहतों और मोहब्बतों का इजहार करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुमे के दिन ज़िंदगी रहे तो आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।